गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन का पेपर 1 का 50 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब आज नेक्स्ट वीडियोस में हम 50 से 75 देन हम 75 to 100 सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और वाईपीए के टेलीग्राम चैनल पे जाके काइंडली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूथ पावर एकेडमी एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स शेपिंग फ्यूचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर as the majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. Second statement is, it was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner. Which of the statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So the correct answer of this question is C. Correct answer is C, both 1 and 2. The question, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में इसमें बात कही गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर बिकॉज द मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के साथ हैं या लैंडलेस लेबरर्स के साथ हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगर हम दूसरा स्टेटमेंट देख लें कि मिशन जो है वो इनिशिएट किया गया था टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो ये भी जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक की ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज़ बी में आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 50 का जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन 51, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल exist in all states. And the second question is, to be eligible for the member of a parliament at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate level and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties levied by the state between the state and panchayats at the intermediate level. ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें कि इसके अनुसार चीफ मिनिस्टर आपको जो स्टेट के हैं एक कमीशन बनाते हैं जो कि देखता है कि पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, और उसके बाद वो रिकमेंड करता है कमीशन की जो भी टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लेवाई की गई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा स्टेट और पंचायत के स्तर पर। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देख लें तो इसका करेक्ट आंसर है, इसके ऑप्शन है 1 and 2, B 2 and 3, 1 and 3 and 1 2 and 3। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं पंचायत के बारे में जो भी इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें कि पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स। मतलब इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब नहीं है मतलब सही नहीं है। तो तीनों ही जो आंसर हैं वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है करेक्ट आंसर वो है डी। और इसमें पूछा गया है, बाकी सब में देखिए करेक्ट पूछता है, इसमें पूछ दिया गया है कि नॉट करेक्ट। तो तीनों ही रॉन्ग है। और इनका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो पंचायत जो है वो एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स। और इसमें जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कहता है कि पॉपुलेशन बिलो 20 lakhs टू नॉट हैव एन इंटरमीडिएट लेवल। सो ये नहीं करेक्ट है, सही नहीं है। सेकेंड अगर देख लें कि मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन एट
एनी लेवल इज़ 21 ईयर्स नॉट 30 ईयर्स, तो ये भी सही नहीं है। फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसको गवर्नर बनाता है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता है, और वो ही रिव्यू करता है फाइनेंशियल कंडीशंस को, पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशंस को। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हैं, और इसका जो आंसर है वो है डी। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है। बिम्स्टेक के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लें कि इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025. It came into existence with the signing of Dhaka Declaration 1999. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand and Nepal are founding member states of BIMSTEC. And in BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India. और इसके ऑप्शंस हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 and 1, 2 and 3. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसको आप मार्क कर लीजिए, करेक्ट आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो इसकी अगर हम इस एक्सप्लेनेशन देखें तो बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स. This statement is likely correct in terms of the number of members. Statement 2, BIMSTEC was formed in 1997 with the signing of Bangkok Declaration, not Dhaka. तो जो ढाका डिक्लेरेशन की बात कही है वो गलत है और बैंकॉक डिक्लेरेशन ही सही है इसमें। फिर अगर हम बात कर लें कि द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक इन 1997 वर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार ने उसको ज्वाइन किया 1997 में और नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया 2004 में। तो नेपाल इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, सो स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 भी सही नहीं है। और जो क्वेश्चन 4 है कि इंडिया इंडीड लीड्स द टूरिज्म सब सेक्टर विद इन बिम्स्टेक, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए 1 and 3 इसके करेक्ट ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, तो आप इसको अपनी बुकलेट में मार्क कर लीजिए, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, क्वेश्चन 53, हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सेलेक्ट द रिसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़। गांधी पीस प्राइज़ की बात की गई है और पूछा गया कि इसमें जो ज्यूरी होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पहले पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। और जो इसका आंसर पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि कौन से करेक्ट आंसर हैं, 2 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 and 1 and 3 ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, करेक्ट आंसर इज़ 3। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लें 2, 3 और 4 सही हैं और बाकी सारे रॉन्ग हैं, मतलब बाकी रॉन्ग है। तो जो गांधी पीस प्राइज़ है वो टिपिकली कंप्राइज होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन्स इसको में होते हैं। तो जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि प्रेसिडेंट जूरी का मेंबर होता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ज्यूरी, सो 2, 3 and 4 स्टेटमेंट ऑफ आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए जो है वो सी होगा, तो इसे आप अपने आंसर में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, GPS aided geo augmented navigation गगन uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements are correct in respect of गगन? इसमें गगन के बारे में बात की गई है, अपना एक GPS सिस्टम है ये, तो इसके बारे में बात की गई है और पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्या क्या हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, कि मतलब ये एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी देता है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। थर्ड, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट
नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम इसका देख लें आंसर, और इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 and 3, 1 and 2, 1 and 1, 2 and 3। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। इसको आप मार्क कर लीजिए 1 and 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट। पहले और दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम देख लें, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें क्वेश्चन 54 का, तो ये है कि गगन इज़ इंडीड designed to improve the accuracy and integrity of GPS signals over the Indian airspace, making it suitable for precision approaches. So this statement is correct. Second statement क्या कह रहा है? By providing more accurate and reliable navigation, गगन significantly improves air traffic management. और इसकी वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है गगन के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो वो इनकरेक्ट है। इसमें कहा गया है कि वाइल गगन्स प्राइमरी एप्लीकेशन इज इन एविएशन, ऑगमेंटेशन सिस्टम्स लाइक गगन कैन ऑल्सो हैव पोटेंशियल बेनिफिट फॉर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब सिर्फ इसका एविएशन में ही यूज़ नहीं है, मैरीटाइम, रेल, लैंड सर्विस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बी। 54 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसको आप अपनी आंसर शीट में मार्क कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AI एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 25, co-chaired with India। The event builds on the advances made in the Bletsky Park Summit held in 23 and the Seoul Summit held in 24. Along with other countries, UK and US also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI। और पूछा गया है कि क्या करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर सी है। बोथ 1 and 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लें कि ये जो समिट हुई थी ये बिल्ड ऑन ब्लेट्स्की एंड सियोल समिट उस पर है, और इसमें ये है कि नीड टू चेक इफ़ इंडिया को चेयर। ये एक फिक्शनल समिट थी तो ये सही है। और जो स्टेट, तो इसलिए अगर हम देखें तो शायद इसमें इंडिया ने इंडिया भी इसका चेयर है, को चेयर इंडिया के पास है, और US और UK ने भी इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मे बी UPSC की आंसर शीट में आपको कुछ अलग आंसर मिले, लेकिन जो हमने रिसर्च किया है, जो हमारी टीम ने पूरा रिसर्च किया है, तो उसमें हमने यही पाया है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका करेक्ट आंसर सी है, इसको आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें 4 पेयर्स दिए गए हैं और इसका आंसर पूछा गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म 27, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 25, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड एस्ट्रोनॉमी एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029। और पूछा गया कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल द 4। और इसका क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। 56 का करेक्ट आंसर है ए। सीरीज़ बी अपने बुकलेट में इसको आप टिक कर लीजिए। और अगर हम इसमें देखें तो ए का मतलब है कि ओनली 1, सिर्फ एक ईयर सही दिया है और बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो इसको हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 26 नहीं, 26 को डेजिग्नेट किया गया है UN के द्वारा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नो, मतलब इसको जो है UN ने जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर नहीं डिक्लेयर किया है। अगर हम 27 की बात कर लें, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज़्म, तो UN ने डिक्लेयर किया 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट।
थर्ड को देख लें अगर हम, तो जनरल असेंबली ने यूएन की इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 को डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि 2021 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। और अगर फोर्थ का बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड एस्ट्रोनॉमी एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029 यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2029 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड एस्ट्रोनॉमी एंड प्लानिटरी डिफेंस जो है वो घोषित किया गया है। तो इस ये जो नॉलेज है इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सिर्फ क्वेश्चन 4 ही करेक्टली मैच है, इसीलिए सिर्फ वन ऑप्शन सही है और दैट इज़ ओनली ए। तो 56 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में इसमें पूछा गया है कि 16 ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। Second is कि Indonesia has become a full member of BRICS. Third is the theme of the 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. करेक्ट इसके ऑप्शंस देख लें 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अदर्स आर रॉन्ग। तो एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें क्वेश्चन नंबर 57 का, एज द करेंट, अभी जो करेंट डेट है तो जो ब्रिक्स समिट है वो ऑलरेडी हो चुकी है आज की डेट में। अगर हम देखें इसको तो जो पहला है स्टेटमेंट, द 16 ब्रिक्स समिट इज़ इंडीड शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन रशिया कजान, सो ये जो है वो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडोनेशिया हैज़ नॉट बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स वाइल इट हैज़ एक्सप्रेस इंटरेस्ट, इसने इंटरेस्ट जताया है कि ये ज्वाइन करेगा, लेकिन अभी तक इसने ज्वाइन नहीं किया है। और ब्रिक्स ने अपने को एक्सपैंड करते हुए अभी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को फुल मेंबर्स की तरह ज्वाइन कराया है। तो ये, और उन्होंने 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 3 कि द थीम फॉर 16 ब्रिक्स समिट अंडर रशियाज chairmanship is strengthening multiculturalism for just global development and security. So this statement is also correct. So 1 and 3 are correct. तो जो 57 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, और इसको आप अपने सीरीज़ बी में मार्क कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए YPA के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज to public servants of India but not to the Indian public servants posted outside India. Second है, the chairperson or the member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or UT, and only the Chief Justice of India or retire has to be its chairperson. And third is the chairperson or member shall not be a person of less than 40 years of age. और ये फोर्थ ऑप्शन है कि लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो है ये सही है और बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन 58 का करेक्ट आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि सारे ही जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि लोकपाल का जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड टू पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज सर्विंग आउटसाइड इंडिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो चेयरमैन और मेंबर ऑफ लोकपाल कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो सही है, लेकिन जो इसमें लिखा गया है कि एक्सक्लूसिवली चीफ जस्टिस होना चाहिए रिटायर्ड, ये सही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और द लोकपाल एक्ट स्पेसिफाइज द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स मस्ट बी एट उनकी जो एज होनी चाहिए वो 45 ईयर्स की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और डी जो बात कही गई है, ये कहा गया है कि लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बट विद स्पेसिफिक सेफगार्ड्स, तो ये इनकरेक्ट है हमारा।
स्टेटिंग दैट लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर जो है वो इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट जो 3 है वो हमारा करेक्ट तो है, लेकिन जो हमारा आंसर है उसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ 3 दिया। अगर ओनली 3 ऑप्शन रहता तो हम उसे करेक्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसलिए जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को अगर हम देख लें तो इसमें बात का है खेलो खो खो वर्ल्ड कप की। खेलो खो खो वर्ल्ड कप इवेंट हेल्ड कहाँ हुआ था? दिल्ली। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। सेकेंड है इंडियन मैन बीट नेपाल विद a score of 78-40 in the final to become the world champion in men category, and Indian women beat Nepal with a score of 54-36 in the final to become world champion in women category। अब अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये दिल्ली में हुआ था, और इसलिए इसका जो आंसर है वो है ओनली वन ओनली, और करेक्ट ऑप्शन है, मतलब आपको ए टिक करना है। 59 का करेक्ट आंसर ए है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो ये जो पूछा गया है, जो सेकंड और थर्ड जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, तो नेपाल को हराया था, ये भी सही है, लेकिन जो इसमें इन्होंने पूछ दिया है स्कोर कि 78-40 एंड 54 और 36, तो मेन का जो स्कोर था वो 54 और 36 का, और वुमेन का जो है वो 78 और 40 था। तो यूपीएससी ने क्या किया कि बस इसके नंबर्स को चेंज कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली नहीं पूछता था, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा पूछा है। तो अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि कितना स्कोर था तो भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम देखें तो ये अनएक्सपेक्टेड टाइप से क्वेश्चन था यूपीएससी के द्वारा। तो इसका आंसर जो है वो ए है, करेक्ट आंसर इज ए, क्वेश्चन 59। नेक्स्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी ये भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश डी बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर नेपोमनियाची, और अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। इसका जो आंसर है वो है, करेक्ट आंसर है बी सही है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी। अब अगर हम स्टेटमेंट को देख लें तो जो एक्सप्लेनेशन इसका अगर हम देखते हैं तो जो डी गुकेश हैं उन्होंने डिड विन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन 24 which allows him to challenge the reigning world champion Ding Liren for the World Chess Championship title. However, the 45th Chess Olympiad in 24 was a team event, not an individual World Championship match. Also, Ian Nepomniachtchi is a Russian player, but Gukesh's path to challenging the world title did not involve directly defeating Nepomniachtchi in the final of the Olympiad. While Gukesh is indeed a young talent, the phrasing about world's youngest winner in the context of Olympiad final against इनकी जो प्लेयर की बात कर गई है नेपोमनियाची, ये इनकरेक्ट है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इज डिसाइडेड इन मैच नॉट एन ओलंपियाड, तो इसको आप मार्क कर लीजिए एक्सप्लेनेशन। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, डिड बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, ये करेक्ट है। जुलाई 21 में इन्होंने सर्गी कारजाकिन का लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड को तोड़ा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन 61। इसमें पूछा गया है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सेकेंड है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। और अगर हम इसमें स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसमें पूछा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए। तो 61 का करेक्ट आंसर है ए। सीरीज़ बी
में इसको आप मार्क कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को, यूथ पावर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें इसका कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं आर इंडीड क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग फ्लैट पैनल डिस्प्ले, LCD, OLED and computer monitors, and they are used for their unique optical and magnetic properties. So this statement is correct. Second statement, many rare earth elements primarily यूरोपियम, टर्बियम, yttrium exhibit इन ये जो elements के नाम बताएं ये exhibit करते हैं fluorescent properties, meaning they can emit light after being exposed to radiation. So ये भी जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है स्क्रीन्स और मॉनिटर्स में फॉर बैक लाइटिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू फॉस्फरस। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है और इसका करेक्ट है। और रिलेशनशिप अगर हम देख लें कि दोनों करेक्ट हैं और ये जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन वाई सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन स्क्रीन्स एंड मॉनिटर्स, देयर फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल फॉर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर ए है, दोनों ही सही हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है Indian Railways have prepared a national rail plan to create future-ready railway system by 2028. Kavach is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany. Third is Kavach system consists of RFID tags fitted on track in station section. और इसमें पूछा गया है कौन कौन से करेक्ट हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। तो अगर हम इसका सही आंसर देख लें तो करेक्ट आंसर है सी, 1 भी सही है और 3 भी सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देख लें तो जो नेशनल रेल प्लान है उसके मुताबिक उसका एम है क्रिएट करना फ्यूचर रेडी इंडियन रेलवे सिस्टम, लेकिन जो वाइल द एग्जैक्ट टारगेट ईयर माइट वेरी इन डिस्कशंस, जो टारगेट एज दिया है वो थोड़ा सा है कि 1930 है या 28 है, लेकिन अगर मोरलेस देखा जाए तो ये सही है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जैक्ट ईयर के मामले में, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड जो बोला गया है कि जो कवच है वो एक जर्मनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो नहीं, ये एक इंडिया का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इंडिजिनसली डेवलप, इसको भारत में ही डेवलप किया गया है, चाहे जर्मनी के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन नहीं है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द कवच सिस्टम यूजेज RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स which are placed on the tracks particularly in railway station to transmit information। तो ये सही है। तो बस दो इन सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी दोनों सही हैं। तो 62 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस। इसमें स्पेस मिशंस के बारे में पूछा गया है। एक्सियोम 4, स्पेडेक्स एक्स, गगनयान। How many of the space missions given above are meant to support long-term gravity research? अब इसमें long-term gravity research के बारे में पूछा गया है और इसमें ऑप्शन है only 1, only 2, all the 3, none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है बी। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो एक्सियोम जो है, एक्सियोम एक स्पेस मिशन है। Space missions are commercial space flight to the International Space Station. While research including microgravity research is conducted on the ISS, EXOM missions themselves are primarily for crew and cargo transport and not exclusively for long-term gravity research. However, the ISS platform does support long-term microgravity research. और जो सेकंड है DX की बात, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसरो का मिशन है, एम्ड एट डेमोन्स्ट्रेटिंग
rendezvous and docking capabilities. This is a technology demonstration for future manned missions, not specifically for long-term gravity research. और गगनयान के बारे में बोला गया है कि हाँ, ये एक इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, और वाइल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन्वॉल्व स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन द ह्यूमन बॉडी, इट्स प्राइमरी स्टेटेड गोल इज़ to demonstrate India's human space flight capability, long-term gravity research, and as its central focus. So in अगर हम missions को देखें तो कोई भी mission, none of these missions are primarily described as meant to support long-term gravity research in their core objectives, although they might facilitate or be part of programs that include such research. तो अगर हम इसको देखें तो जो एक्सियम मिशन है वो ISS का डेफिनेटली प्रोवाइड सच अ प्लेटफॉर्म. गगनयान by sending human to space will inherently involve research with the effects of microgravity. और SpaceDX जो है वो प्योरली एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है. तो इसको देखते हुए जो हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 2 ही सही माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. और पूछा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3, नन. इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो करेक्ट आंसर है, वह आंसर बी. तो इसको मार्क कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर है बी, ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है बी. एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और इट इज़ अ ट्विन टर्बोप्रॉप स्टॉल एयरक्राफ्ट प्राइमरली यूज्ड फॉर यूटिलिटी, कम्यूटर एंड मैरीटाइम सर्विलियंस. इट इज़ इंडीड यूज्ड बाय इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड फॉर मैरीटाइम पेट्रोल. तो ये करेक्टली मैच है. जो सेकंड पूछा गया है IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इल्यूशन. IL-76 is a multi-purpose 4-engine turbofan strategic airlifter. It is a large transport aircraft, not a supersonic combat aircraft. So ये incorrect है. जो थर्ड क्वेश्चन है C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. The Boeing C-17 Globe Master 3 is a large military transport aircraft that can carry troops and cargo. It is a key asset for the Indian Air Force for strategic airlift. So ये भी आंसर जो है वो करेक्टली मैच है. तो इस क्वेश्चन का जो 64 का करेक्ट है ऑप्शन वो है बी, सीरीज़ बी है ये, और इसमें आप अपने आंसर को मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. इसमें पूछा है आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज़ ऑफ. एयर पॉल्यूशन की इसमें बात कही गई है और पूछा है किसका यूज़ होता है. और 4 ऑप्शंस हैं: सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए करेक्ट है. सिल्वर आयोडाइड मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस है जिसका कि क्लाउड सीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है. तो इसी का यूज़ होता है न्यूक्लियाई बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये आइस न्यूक्लियाई और क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए. So the answer of question number 65 is A. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लें तो पोटेशियम क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात कर लें
इसमें पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पार्डनिंग पावर को, यानी कि वो जो क्षमा करते हैं, दया की जो उनकी शक्ति होती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, एंड सेकेंड इज द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हम इसको देखें और इसमें स्टेटमेंट पूछे गए हैं विच वन आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और 2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, इसका सही है। और अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो है आर्टिकल 72 के अंतर्गत इनको ये पावर है, और इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। Supreme Court has held that the President's decision can be reviewed on grounds such as arbitrariness, malafide intention, and if it is based on irrelevant consideration. So this statement is correct. And the second statement, that is the President of India is a constitutional head and it act, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है वो, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेडेड किया जाता है, उसके एडवाइस पे ही ऐसा निर्णय लेते हैं। तो ये जो कैन नॉट एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसलिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो है ए, सीरीज़ बी का 66 क्वेश्चन आंसर ए, इसको आपने मार्क कर लीजिए। 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ चाइल्ड, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम दैट कैन बी स्पेंड ड्यूरिंग स्क्रीन based activities such as watching videos on a tablet or mobile phone should not be more than 1.5 hours in a day. सेकेंड स्टेटमेंट है कि when a child spend, सबसे ज़्यादा अगर गेम खेलता है, वीडियो गेम, कंसोल्स और कंप्यूटर्स फॉर सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर मोर देन 2 hours a day, it should not be considered an addiction. And third is when a child's eyes are engaged in screen-based activities for more than 6 hours a day, it may lead to dry eyes and headache. तो अगर ये हम क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 67 का इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल द 3। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सही है, यानी कि 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन में पूछा क्या गया स्टेटमेंट अगर हम देख लें तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि गाइडलाइंस फॉर स्क्रीन टाइम फॉर यंग चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से कम की उम्र के और इवन मोर ऑफन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि 1.5 hours का जो स्क्रीन टाइम है फॉर पैसिव विंग और सुपरवाइज्ड इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम। ओल्डर जो चिल्ड्रन होते हैं द लिमिट्स माइट बी हायर बट जनरली अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम इज़ डिस्करेज, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक अगर बच्चा देख रहा है तो उसको मना किया जाता है। और स्टेटिंग अ यूनिवर्सल मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1.5 hours फॉर ऑल चिल्ड्रन माइट बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन और अ स्पेसिफिक गाइडलाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। तो इसके रेफरेंस के बिना इसको बहुत वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लें कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हेल्दी एंड एडिक्टिव स्क्रीन यूज़, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि स्क्रीन यूज़ इवन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एक्सीड्स 2 hours a day एंड स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि अगर वो सो नहीं रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अगर ऐसा है, और तो it can be a concern or indicative excessive use even if not full blown addiction. To state it should not be considered an addiction simply based on the activity type and duration is not universally correct. फिर थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो prolonged screen time especially more than 6 hours a day is widely known to cause digital eye strain which include symptoms like dry eyes, headaches, blurred vision and neck pain. तो ये तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड कंसर्न है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है।
तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हमने माना है सी। फर्स्ट को भी हम करेक्ट मानेंगे और सी को थर्ड करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन 68, एज पर इंडियन कस्टम्स डंपिंग इज सेड टू हैव अकर्ड इफ the export price of the goods imported into India is less than its normal value in the exporting country. As per Indian customs, subsidy is said to have occurred if financial contribution is made by a government, whether domestic or foreign, in any person to any person including a company. Third is the normal value as per Indian customs cannot be determined by the constructed cost of production plus reasonable additions for selling, general and administrative costs and for profits. ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, डंपिंग को और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। फिर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली, बाकी जो है वो द थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें जो है वो कस्टम लॉज के बारे में पूछा गया है, स्पेसिफिकली एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। तो जो पहला है वो करेक्ट है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग जो है WTO एग्रीमेंट के मुताबिक इंडियन कस्टम लॉ, गुड्स डम्प्ड इफ़ देयर एक्सपोर्ट प्राइस टू इंडिया इज़ लेस देन देयर नॉर्मल वैल्यू इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट to of trade in the exporting country. Therefore statement 1 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लें तो अ सब्सिडी इज जनरली डिफाइंड एज फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन एट गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडी दैट कन्फर्स अ बेनिफिट। दिस कैन बी डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम। तो द स्टेटमेंट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय अ गवर्नमेंट वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन to any person including a company allies with the general definition of a subsidy in this context. तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देख लें कि द नॉर्मल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय द constructed cost of production plus reasonable additions for selling, general and administrative cost and for profits, especially when there are no comparable domestic sales in the exporting country. तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड विच इज़ इन, तो ये जो है वो सही नहीं है। दिस मेथड कंस्ट्रक्टेड वैल्यू इज़ अ रिकग्नाइज्ड वे टू डिटरमाइन नॉर्मल वैल्यू। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 and 1 आर करेक्ट और इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। WHO and United Nations Children Fund UNICEF jointly launched a global strategy aimed at accelerating exclusive breastfeeding by the year 25, 27, 30 and 32। 4 साल इसमें दिए हैं और जो 20 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग विच इंक्लूड promoting exclusive breastfeeding. The goal for exclusive breastfeeding was initially set for 2025, aiming for an increase to at least 50%. This aligns with the Sustainable Development Goals and Global Health Target. तो इसलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की बात कही गई है इसमें WRI और इसके के बाद इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर मल्टीपल कंट्रीज ऑन ग्लोबल स्केल, it measures the disaster risk of a specific country in terms of vulnerability and exposure, and last is it is calculated for multiple countries on global scale and measure the disaster risk in terms of exposure, vulnerability and lack of adaptive capacities। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। तो अगर हम इसमें इसके स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन देख लें
तो जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एंड बुन्निस एंटविक्लंग हिल्स, और इट एक्सेस डिज़ास्टर रिस्क फॉर मल्टीपल कंट्रीज़ ग्लोबली। सो जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि स्पेसिफिक कंट्री के लिए होता है। सेकंड अगर हम बात करें, इट मेजर्स डिज़ास्टर रिस्क बेस्ड ऑन टू मेन कंपोनेंट्स, एक्सपोजर टू नेचुरल हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी। Vulnerability itself comprises susceptibility, lack of coping capacities and lack of adaptive capacities. तो अगर इनको स्टेटमेंट्स को हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो इसको आप मार्क कर लीजिए अपने सीरीज़ बी और क्वेश्चन 70। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इसमें बात कही गई है। नंबर 71, consider the following statements. The global hunger index is calculated by the Food and Agriculture Organization. Second is India is one of the countries that perform best in terms of food and nutrition security. Third is the state of food security and nutrition in the world. Report is released by International Food Policy Research Institute IFPRI. और इसमें पूछा है which of the statements given are not correct. तो अगर हम इसको देख लें तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड डी 1, 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। 71 का करेक्ट आंसर है डी। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज जॉइंटली कैलकुलेटेड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ नॉट FAO, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लें कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड टिपिकली रैंक्स लो ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लें कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज़ अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन प्रोड्यूस जॉइंटली बाय FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO, नॉट सोलली बाय IFPRI। तो इसको देख ले तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन 72। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। National Policy on Disaster Management 2009 seeks to bring out a paradigm shift in the approach to disaster management from a relief-centric approach to holistic approach of preparedness and mitigation. तो अगर इसके ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो इसमें पूछा गया क्या करेक्ट है। Which of the above statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। आंसर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 72। और एक्सप्लेनेशन देख लें अगर हम कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इज़ अ इंडीड अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हाउएवर स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बट इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग देख लें कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इज़ ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें कि नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2009 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मूविंग फ्रॉम अ रिक्रिएटिव relief-centric approach to a proactive holistic approach, emphasizing preparedness, prevention and mitigation, और ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से 2 and 3 स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट और फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, बुक सीरीज़ बी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग statements in respect of a type of water bodies, coastal wetlands, और इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। they can prevent soil erosion by waves, they absorb nutrients and heavy metals from agricultural runoff,
and third is they provide habitat for fish and shellfish and migratory birds. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all the three, and none. And correct answer is answer 3. क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी. और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़. कोस्टल वेटलैंड्स की बात कही गई है इसमें, और इसके बोला गया कि दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय वेव्स, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड हेवी मेटल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, और थर्ड इज दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर फिश एंड सेलफिश एंड माइग्रेटरी बर्ड्स. तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. कोस्टल वेटलैंड्स की बात कही गई है. कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री, नन. तो जो करेक्ट आंसर है इसका है आंसर सी. एक्सप्लेनेशन है कि कोस्टल वेटलैंड्स प्रोवाइड न्यूमरस इकोसिस्टम सर्विसेज. और तो अगर स्टेटमेंट 1 का अगर हम बात कर ले तो कोस्टल वेटलैंड्स जो हैं जिनमें कि मैंग्रोव्स आते हैं, सॉल्ट मार्शेस आते हैं, उनका डेंस रूट सिस्टम होता है. और ये जो रूट सिस्टम होता है ये हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में शोर लाइंस, और जो वेव एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करने में. तो इसलिए इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी कम होता है और कोस्टल डिग्रेडेशन भी कम होता है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो वेटलैंड आर हाईली इफेक्टिव नेचुरल फिल्टर्स. येस, दे कैन एब्जॉर्ब एंड फिल्टर आउट एक्सेस न्यूट्रिएंट्स like nitrates and phosphates from agricultural runoff and heavy metals improving water quality. So इसलिए जो है ये भी स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लोग देख लें कि कोस्टल वेटलैंड्स आर इनक्रेडिबली बायोडाइवर्स सिस्टम सर्विंग एज क्रिटिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, नर्सरीज एंड फीडिंग एरियाज फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फ़िश. बहुत तरह की फ़िश, सेलफिश और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनका जो है ये घर की तरह काम करता है ये इकोसिस्टम. तो इसलिए ये तीनों ही क्वेश्चंस जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है, और इसका जो आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है सी. इसको मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बात कही गई है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ई अमृत पोर्टल. ई अमृत पोर्टल की बात की गई है कि इट इज़ अ वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड इट वाज डेवलप्ड बाय नीति आयोग अंडर अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद द यूके गवर्नमेंट. और पूछा गया क्या क्या सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. इसका करेक्ट आंसर 74 का है सी, सीरीज़ बी. और इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि द ई अमृत पोर्टल इज़ इंडीड अ डेडिकेटेड पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईवीज़. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम देख लें स्टेटमेंट 2, अमृत पोर्टल वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग. तो ये जो है ये नीति आयोग के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था और नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़. और इसका लॉन्च कब किया गया था? COP 26 समिट ग्लासगो में. सो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. जो थर्ड स्टेटमेंट है कि डेवलप्ड बाय नीति आयोग एज पार्ट ऑफ UK इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030 अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद द UK गवर्नमेंट. तो ये भी सही है, करेक्ट आंसर है. तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है? द स्टेटमेंट दिए गए हैं 3. द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस GCCA प्लस इज़ अ यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव. सेकेंड है इट सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज टू इंक्रीज देयर resilience to climate change. And third one, it is focuses on the least developed countries and small island developing states. तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देख लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पूछा गया कि विच ऑफ दीज आर करेक्ट. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर इज सी.
डी करेक्ट आंसर 75th क्वेश्चन का है डी। सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं और इनका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस चेंज अलायंस है ये सक्सेसर है किसका? GCGA excuse me, the global climate change alliance and its successor, जो इसका एक सक्सेसर है वो है GCCA+। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव हैं यूरोपियन यूनियन के, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड अगर हम देख लें, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ GCCA+ इज़ टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ in their efforts to address climate change, particularly by strengthening their resilience. So ये statement भी correct है। Third one is GCCA+ specifically targets the most vulnerable developing countries with a strong focus on least developed countries and small island developing states. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और क्वेश्चन 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो 75 तक क्वेश्चंस का GS पेपर 1 में हमने डिस्कशन कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम 75 से 100 का डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाके YPA को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।